स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में और मैं हूँ ऋचा। देखिए मेडिवल हिस्ट्री में आज हमें मुगल वंश देखना है। हमने दक्षिण भारत में जो 4 साम्राज्य इंपॉर्टेंट साम्राज्य थे वो हमने देख लिए हैं। तो आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे जिसका जो संस्थापक है वो कौन था, बाबर था। तो चलिए अब हम सबसे पहले बाबर के बारे में देख लेते हैं। अगर मुगल वंश के बारे में हम वैसे जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें देख रहे हैं। अगर आपको स्टेट पीएससी के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करिएगा। तो मैं हर एक राजा के बारे में अगर मेरे पास कुछ और कंटेंट होगा, एक्स्ट्रा कंटेंट, तो मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए बाबर के बारे में देखते हैं। अगर बाबर का हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1526 से 30 तक है, यानी ये 4 साल क्या करता है, रूल करता है। इसका जो जन्म है वो 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके जो फादर थे बाबर के वो कौन थे, उमर शेख मिर्ज़ा थे, जो कि क्या थे, कहाँ के शासक थे, फरगना के शासक थे। फरगना एक प्लेस है तो वहाँ के क्या थे, शासक थे। ये क्या करते हैं 11 वर्ष की आयु में, यानी जब बाबर सिर्फ 11 वर्ष का था तो 1494 में बाबर फरगना का क्या है, शासक बनता है। यानी सिर्फ 11 वर्ष की आयु में ही क्या है, जो बाबर है वो क्या है, फरगना का शासक बन जाता है। कब, जब उसकी फादर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उस समय जो बाबर था वो काफ़ी ज़्यादा अल्पवयस्क था। तो इसके बाद इसकी राजनीतिक उपलब्धियां देखते हैं। तो राजनीतिक उपलब्धियों में पहली बात करेंगे हम भारत के अभियान पर, क्योंकि ये भारत का नहीं था। तो देखेंगे कि इसने भारत पर कितने आक्रमण किए और कहाँ कहाँ किए। तो पहला जो आक्रमण इसने किया है वो 1519 में किया है। बाजौर व भीरा के क्षेत्रों को इसने क्या है, जीता था। और पहली बार क्या है, इसने बाजौर और भीरा के क्षेत्रों को जीतने में क्या है, तोप का प्रयोग किया था। तो पहली बार अगर तोप का प्रयोग देखा जाए तो वो बाबर के टाइम में किया गया था। उसके बाद दूसरे अगर अभियान की बात करें तो सितंबर 1519 में करता है। यूसुफ जाई एक जाति थी, उसके विरोध में करता है। उसके बाद तीसरे युद्ध की अगर हम बात करें तो 1520 में करता है। बाजौर व भीरा को क्या है, पुनः जीतता है, तथा जो सियालकोट है, सियालकोट व सैयदपुर को भी क्या करता है, साथ ही में क्या है, भीरा के साथ ही जीतता है। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ अभियान की तो 1524 में क्या करता है, ये जो अभियान है वो लाहौर के शासक कौन होते हैं, दौलत खान लोदी। लाहौर में किसका शासन था इस समय, दौलत खान लोदी का समय था। दौलत खान लोदी और राजपूत शासक राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के चाचा आलम जान खान के नियंत्रण पर हुआ था। मैंने ऑलरेडी, जब मैंने आपको लोदी डायनेस्टी यानी लोदी वंश पढ़ाया था तब भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। और फिर मैंने कहा था कि आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जब मैं उसके बारे में, बाबर के बारे में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो इस अभियान में क्या है, बाबर ने लाहौर व दीपालपुर पर क्या है, अपना दीपालपुर के क्षेत्र पर क्या कर लेता है, अपना शासन स्थापित कर लेता है। यानी ये वहाँ के क्षेत्र को भी क्या कर लेता है, विजित कर लेता है। अगर 5वां अभियान की बात करें तो ये 5वां अभियान 1525 में करता है, जहाँ दौलत खां व आलम खान के विरुद्ध में था। किसके, दौलत खान लोदी था, लोदी डायनेस्टी का शासक होता है, और आलम खान के विरुद्ध में क्या है। इस अभियान में क्या होता है कि बाबर ने इन दोनों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया और दिल्ली की ओर बढ़ गया। यानी देखिए इसका जो मोटिव था सीधा सीधा वो दिल्ली पर कूच करना था, लेकिन दिल्ली क्या थी, बीच में थी, सेंट्रल में थी, और डायरेक्टली दिल्ली को जीता नहीं जा सकता था। इसलिए क्या कर रहा था, ये एक भूमिका बना रहा था जिससे क्या कर सके ये आगे के क्षेत्रों को क्या कर सके, विजित कर सके। उसके बाद है पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध की हम बात करते हैं तो देखिए ये जो युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। और जो पानीपत का युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पानीपत का युद्ध जो है, ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो होता है वो क्या होता है, विजयी होता है। और इसी में क्या है, तोपों का प्रयोग व तुलीगामा नीति के कारण, यानी एक तुलीगामा इसकी नीति थी। यानी तुलीगामा नीति के अंदर क्या होता है कि जो एरिया होता है उसे क्या है, तीनों तरफ से क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। उसी को क्या है, तुलुगामा नीति कहा जाता है। और इसी में क्या है, तोपों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हम खानवा के युद्ध की बात करें तो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। ये किसके बीच, बाबर और राणा सांगर के मध्य क्या हुआ था। यानी जो खानवा का युद्ध है वो किसके, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, 1527 में हुआ था।
तो क्या है, शुरू में यानी स्टार्टिंग में बाबर की जो स्थिति थी वो क्या थी, कमज़ोर थी, और राणा सांगा की स्थिति क्या थी, मजबूत थी। लेकिन ये क्या थी, जिसकी जो कूटनीतियाँ थी बाबर की, वो क्या थी, काफ़ी अच्छी थी। और इसने बाबर ने क्या है, अपने सैनिकों में उत्साहवर्धन के लिए शराब पर क्या है, प्रतिबंध लगाने, मुसलमानों से तगमा कर नहीं लिए जाने तथा जिहाद का नारा देकर सैनिकों में उत्साहवर्धन किया। तगमा कर जो क्या होता था, वो एक व्यापारिक कर होता था। देखिए इसने क्या नीति अपनाई, इसने ये कहा कि शराब पर जो प्रतिबंध, इसने शराब पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। मुसलमानों से क्या है, तगमा कर नहीं लिया जाएगा, यानी तगमा कर क्या होता था, एक व्यापारिक कर होता था। और इसने जिहाद का नारा दिया। तो इससे क्या हुए, जो सैनिक थे वो भी ज़्यादातर मुस्लिम सैनिक थे, तो उनमें क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा उत्साह आ गया सैनिकों में। और अंततः क्या होता है, बाबर क्या होता है, विजयी होता है। यानी बाबर क्या था, एक कूटनीतिज्ञ भी था। इसमें क्या, कूटनीति और चालाकी से भी क्या है, सारे कार्य लेता था। उसके बाद इस युद्ध के बाद ये क्या करता है, बाबर जो है वो गाजी की उपाधि धारण करता है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बाबर जो था वो गाजी की उपाधि कब धारण करता है, तो खानवा का युद्ध जब वो जीत जाता है तब क्या है, वो गाजी की उपाधि धारण करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो युद्ध है वो है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी की युद्ध की अगर हम बात करें तो वो 29 जनवरी 1528 में लड़ा गया था। और अगर देखिए डेट्स आपको कहीं और कुछ और भी मिले तो प्लीज़ आप मुझे हेट कमेंट्स मत कीजिएगा ये कुछ, क्योंकि काफ़ी सारी स्टैंडर्ड बुक्स में अलग अलग जो सोर्सेस हैं या डेट्स हैं वो अलग अलग लिखी हुई हैं। क्योंकि हिस्ट्री में जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिसमैच होती हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको कुछ मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको कुछ मिलेगा। तो जो मेरी जो डेट्स ज़्यादातर होती हैं वो स्टैंडर्ड बुक या फिर NCERTs के अकॉर्डिंग होती हैं। तो ये मेरी डेट्स को लेकर आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। उसके बाद बाबर व चंदेरी के शासक, चंदेरी का जो युद्ध होता है वो बाबर व चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच में होता है। किसके, बाबर व जो चंदेरी का शासक होता है मेदिनी राय, उसके बीच में होता है। इसमें भी क्या होता है, जो बाबर होता है वो विजयी होता है, जिससे क्या है, इसने किले पर क्या कर लेता है, यानी जो चंदेरी का किला होता है उस पर क्या कर लेता है, या अधिकार कर लेता है। और राजपूत स्त्रियों ने क्या है, जौहर व्रत का क्या किया था, पालन किया था। यानी जब चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था तो इसने क्या कर लिया, जब किले पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था पूर्ण तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा मारकाट मचाई थी। तो स्त्रियों ने वहाँ की क्या है, परेशान होकर, जो वहाँ की चंदेरी की राजपूत स्त्रियाँ थी उन्होंने क्या है, जौहर व्रत का क्या किया था, पालन किया था। उसके बाद नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध, जो 16 मई 1529 में लड़ा गया था। ये बाबर और नुसरत खां के बीच में लड़ा गया था, और साथ में महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो देखिए जो नुसरत खां था वो बंगाल का शासक था, और जो महमूद लोदी था वो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। तो घाघरा के युद्ध में भी जो बाबर होता है वो क्या होता है, विजयी होता है। और आगरा में यानी 1530 को जब वो जा रहा था तो 26 दिसंबर 1530 को क्या हो जाती है, बाबर की आगरा लौटते समय क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद अगर हम इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो इसकी एक आत्मकथा है तुझो के बाबरी। ये काफ़ी क्वेश्चंस उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये जो क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तुझो के बाबरी तो किसकी आत्मकथा है, तो ये बाबर की आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। और उसके बाद अकबर के काल में 1580 में क्या है, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा क्या है, फ़ारसी में इसका अनुवाद किया गया था। यानी ये जो बाबर की आत्मकथा है तुझो के बाबरी, ये तुर्की भाषा में। तो बाद में अब्दुल रहमान खान खाना ने क्या है, तुझो के बाबरी का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था। और 1826 में लिडन एवं एर्स्किन ने क्या है, अंग्रेजी भाषा में किया था। तो ये क्या है, इसकी आत्मकथा है जिसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे हुमायूं की। हुमायूं का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं बनता है शासक, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1530 से 1556 तक है। तो पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे। तो इसका जो जन्म है वो 1508 में काबुल में होता है। इसने क्या है, गणित, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष शास्त्र का क्या किया था, अध्ययन किया था। यानी जो हुमायूं था इसे इतना ज़्यादा उसमें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, जबकि ये गणित, इतिहास, भूगोल और ज्योतिष शास्त्र का क्या किया था, इसने अध्ययन किया था। तो देखिए क्या है, हिसार व फिरोजा का क्या, इसे 1526 में क्या बनाया गया था, जागीरदार बनाया गया था। और बाद में
1527 में क्या किया जाता है, संभल का क्या बनाया जाता है, सूबेदार बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, असंगठित राज्य कोष खाली पारिवारिक क्या है, इसे कुछ चुनौतियां मिलती हैं, जैसे असंगठित राज्य, यानी बाबर के टाइम पर जो राज्य था वो संगठित नहीं था, कोष भी क्या हो गया था, काफ़ी खाली हो गया था, और साथ में पारिवारिक चुनौतियां भी क्या है मिलती हैं। तो उसके बाद अगर देखिए क्या होता है कि 30 दिसंबर 1530 को क्या होता है, इसका राज्य अभिषेक होता है। और इसने क्या करता है, ये बाबर के सभी अभियानों में इसने क्या है, बाबर की मदद की थी। यानी जो हुमायूं था, तो जितने भी बाबर ने अभियान किए थे भारत पर, तो उसने क्या है, सभी अभियानों में हुमायूं ने क्या की थी, इसकी मदद की थी। और 1527 में क्या है, बददशा की भी क्या इसे जागीरदारी मिलती है, और 2 वर्ष बाद क्या है, ये दोबारा से क्या है, भारत लौट आता है। अगर इसकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो भाइयों के साथ अगर हम इसके संबंध देखें तो अगर जो बाबर की क्या है वसीयतनामा थी, तो अगर हम उसके अनुसार देखें तो देखिए बाबर का एक बेटा था कामरान, दूसरा था अस्करी और हिब्बाल और हुमायूं। तो देखिए जो वो था कामरान, उसे काबुल, गांधार, पंजाब की सूबेदारी दी गई थी। अस्करी को संभल की जागीरदारी दी गई थी और हिब्दाल को अलवर की जागीरदारी दी गई थी। उसके बाद दूसरा जो इसका अभियान है वो कलिंजर का अभियान है। ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को जीतने हेतु इसने किया था, 1532 में किया था। कलिंजर के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उनको क्या किया था, इसने पराजित किया था। देखिए मैं एमपी से हूँ, तो काफ़ी पास में है हमारे यहाँ से, तो वहाँ के शासक को जो कलिंजर हैं, तो एक प्लेस है वहाँ एक किला है, काफ़ी वो है समृद्ध था उस टाइम पे। तो वहाँ के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उसको क्या किया था, इसने पराजित किया था। उसके बाद दोहरिया, ये क्या थे, उत्तर प्रदेश में जौनपुर के क्या है समीप में है। तो दोहरिया का युद्ध, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या घटना घटी थी कि जब महमूद लोदी क्या है, जब घाघरा के युद्ध में क्या हुआ था, पराजित हुआ था। यानी जो महमूद लोदी है, और तो क्या होता है, घाघरा के युद्ध में क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। तो महमूद लोदी क्या करता है, अफगानों से मिल जाता है, और अफगानों से मिलने वाली क्या है चुनौती क्या है, हुमायूं व महमूद लोदी के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है फिर, जिसमें हुमायूं जो होता है वो विजयी होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है चुनार की घेराबंदी। इसका ये घटना 1532 में घटित होती है। चुनार जो है वो मिर्ज़ापुर में एक प्लेस है। तो चुनार क्या है, एक मजबूत दुर्ग था, यानी काफ़ी बड़ा किला टाइप था, जिस पर क्या था, चुनार में जो दुर्ग था उस पर किसका अधिकार था, शेर खां का अधिकार था। और हुमायूं ने क्या है, चुनार की सैनिक घेराबंदी की क्या है 4 महीने तक, जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मतलब क्या करता है, जो वो होता है शेर खां का क्या होता है, अधिकार होता है। तो हुमायूं क्या करता है, चुनार की सैनिक की क्या कर देता है, घेराबंदी कर देता है। लेकिन जब 4 महीने तक क्या है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई मीनिंग नहीं निकलता है, तो दोनों के मध्य क्या होता है, एक संधि हो जाती है। और किसके बीच, दोनों के मध्य संधि, यानी हुमायूं और शेर खां के बीच में क्या हो जाती है, एक संधि हो जाती है। और उस संधि से क्या है, चुनार के दुर्ग शेर खां के पास ही रह गए। यानी जो चुनार का दुर्ग था, उस संधि में ये डिसाइड हुआ था कि वो जो चुनार का दुर्ग है वो किसके पास रहेगा, शेर खां के पास रहेगा। जबकि शेर खां के पुत्र कुतुब खां को क्या किया गया है, एक सैन्य टुकड़ी से हुमायूं की क्या है सहायता करनी थी। यानी एक सैन्य टुकड़ी क्या है प्रोवाइड करवाएगा, और वो हुमायूं के अभियान जो अलग से हैं तो उनमें क्या है हेल्प प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद गुजरात के अभियान की बात कर लेते हैं हुमायूं की। तो गुजरात का जो शासक था वो कौन था, बहादुर शाह था। और ये कब होता है, 1535 से 36 के बीच में होता है। तो हुमायूं ने क्या है, बहादुर शाह को क्या किया, पराजित कर दिया। जो गुजरात का जो शासक था वो था बहादुर शाह। तो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध होता है, जिसमें जो हुमायूं होता है वो क्या कर देता है, बहादुर शाह को पराजित कर देता है। परंतु पुर्तगालियों की सहायता से बहादुर शाह जो था वो क्या कर लेता है, अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है। लेकिन मजबूत तो कर लेता है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि 1537 में क्या हो जाता है, बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए क्या है, कोई मीनिंग नहीं निकलता। उसके बाद चौसा का युद्ध, चौसा जो है वो बिहार में है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1539 में। तो ये हुमायूं और शेर खां के बीच में लड़ा गया था।
यानी जैसे शेरशाह सूरी भी, शेर खां है मतलब शेरशाह सूरी भी है। तो हुमायूं और शेर खां के बीच जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था, इसमें जो शेर खां होता है वो क्या होता है, विजयी होता है, यानी जीत जाता है। और तभी शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। यानी जो शेरशाह सूरी है, जो शेर खां जिसे आप ज़्यादातर शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, तो वो क्या है, इसी चौसा के युद्ध के बाद ही क्या करता है, शेरशाह की यानी जो शेर खां है वो उपाधि धारण करता है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है बिलीग्राम का युद्ध है, वो 1540 में लड़ा जाता है। ये हुमायूं और शेर खां के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें हुमायूं जो होता है वो पराजित होता है और जिसमें हुमायूं ने क्या है, भारत से बाहर क्या है, सिंध के क्षेत्र पर चला गया। और इसी के बाद क्या है, वह उसी के बाद क्या है, वो पुनः भारत पर अभियान करता है। किस चीज़ के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए। और सिंध के क्षेत्र में चला गया था लगभग 15 वर्ष के लिए। तो 1545 में क्या कर लेता है, काबुल में अधिकार कर लेता है। उसके बाद 1555 में लाहौर में अधिकार कर लेता है और फिर आगे बढ़कर पंजाब के क्षेत्र में आता है। यानी जो हुमायूं है वो काबुल और लाहौर पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है और दोबारा आगे बढ़कर कहाँ, पंजाब के क्षेत्र पर आता है। और वहाँ पर क्या है, वो मच्छीवाड़ा युद्ध होता है मई 1555 में, जो कि क्या है, हुमायूं और नसीब खां जो था वो अफ़गान शासक था और हुआ था। तो हुमायूं और नसीब खां के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें क्या है, हुमायूं जो होता है वो क्या रहता है, विजयी रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध है वो है सरहिंद का युद्ध। ये कुछ युद्ध हैं जो हम देख रहे हैं, जो उसी पर्टिकुलर राजाओं के बीच में क्या है, लड़े गए हैं। तो सरहिंद का युद्ध जो है वो जून 1555 में लड़ा जाता है। तो इसमें जो मुग़ल सेना का जो नेतृत्व वो कौन कर रहा था, बैरम खां कर रहा था। और अफ़गान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया, जिसमें जो हुमायूं सैनिक होते हैं वो विजयी रहते हैं। यानी मुग़ल सेना का जो नेतृत्व था बैरम खां वो तो इसमें क्या है, हुमायूं के जो सैनिक होते हैं वो क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। और मच्छीवाड़ा व जो मच्छीवाड़ा और जब ये सरहिंद का जो युद्ध है वो हुमायूं जीत लेता है। तो 23 जुलाई 1555 में क्या कर लेता है, दिल्ली पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। और क्या कर लेता है, किंतु ये जो अधिकार था वो स्थायी नहीं रहा और जनवरी 1556 में क्या हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। यानी मच्छीवाड़ा और सरहिंद का ये युद्ध तो जीत लेता है, अपने टाइम में काफ़ी सारे ये हुमायूं जो था वो युद्ध भी लड़ता है, जीतता भी है, लेकिन इसे जो सत्ता का सुख है वो नहीं मिलता। क्योंकि जो 23 जुलाई जब ये 1555 में दिल्ली पर अधिकार करता है और तो इसे क्या है, ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, क्योंकि जनवरी 1556 में ही क्या हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हम देखते हैं। तो अगर हम सांस्कृतिक उपलब्धियां इसकी देखें तो 1535 में दिल्ली में क्या है, दीन पनाह दुर्ग की क्या की गई, स्थापना की गई थी। और जो दीन पनाह दुर्ग की क्या है, स्थापना की गई थी। और जो हुमायूं था वो कई भाषाओं, अलग अलग भाषाओं का भी क्या था, जानकार था। और दीन पनाह दुर्ग में एक पुस्तकालय भी बनवाया था। तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता था, इसे साहित्य वगैरह की भी क्या थी, जानकारी थी, इसीलिए क्या इसने एक दीन पनाह दुर्ग में एक पुस्तकालय बनवाया था। और इसी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर कर क्या हो गई थी, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। यानी जो उसने पुस्तकालय बनवाया था उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी, हुमायूं की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक है वो शेरशाह है। तो हम शेरशाह की बात करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1540 से 1545 है। तो ये क्या है, अकबर का पूर्वगामी शासक है। तो ये क्या है, मूल रूप से अफगानी था। यानी जो शेरशाह था वो मूल रूप से कौन था, अफगानी था। इसके अगर टाइम पीरियड जन्म की बात करें तो 1486 में होता है। कहाँ, हिसार फिरोजाबाद के क्षेत्र में, नरनौल में। उसके बाद इसके जो पिता थे वो हसन थे। बचपन का इसका जो नाम था शेरशाह का वो फरीद था। और इसके जो दादा थे वो इब्राहिम सूर थे, जो कि क्या थे, अफगान थे। तो क्या है, ये लोधी वंश के काल में, के शासन काल में हिसार जो है वो फिरोजा के क्षेत्र में आकर क्या है, बस गए थे। यानी हिसार जो इनके दादा थे, तो ये क्या हिसार जो थे वो क्या है, इनके उसमें अफगानों किसके, फिरोजा के क्षेत्र में आकर बस गए थे। और हसन ने क्या है, अपनी पत्नी व बच्चों के साथ साथ क्या किया
सहसराम, जिसे क्या है सासाराम भी कहा जाता था, तो ये क्या है वहाँ आ गया और शेरशाह अपनी विमानताओं के कारण क्या है सहसाराम छोड़कर, यानी कुछ इसकी प्रॉब्लम्स थी, लोग इसे मानते नहीं थे, तो वो क्या है सहसाराम को छोड़कर जौनपुर चला गया और उसके बाद क्या है वहीं इसने क्या है शिक्षा प्राप्त की। तो शेरशाह जो था वो शिक्षा प्राप्ति के लिए क्या होता है कुछ समय बाद सहसाराम का कार्यभार संभालता है, यानी जब इसकी शिक्षा क्या हो जाती है पूरी हो जाती है, ये एजुकेटेड हो जाता है, तो ये क्या करता है सहसाराम का कार्यभार संभालता है। और इसके बाद बिहार शासक बहार खां लुहानी के यहाँ क्या करता है नौकरी करता है। बिहार में एक शासक थे बहार खां लुहानी, उनके यहाँ क्या करता है ये नौकरी करता है और उसी की नौकरी के दौरान जब ये नौकरी कर रहा था तो शेरशाह क्या करता है एक दिन एक शेर को मार देता है, जिसे क्या है इस जब ये क्या करता है शेर को मार देता है तो इसे किसकी उपाधि मिलती है लुहानी की उपाधि मिलती है। ठीक है, तो शेरशाह ने क्या है 1 वर्ष तक बाबर की सेना में भी कार्य किया, ये इसके कुछ कार्य हैं जो इसने कहाँ कहाँ किए, और फिर इसने क्या है बिहार आकर अपनी स्थिति को क्या किया मजबूत किया, यानी दोबारा से ये बिहार लौट जाता है और अपनी स्थिति को क्या करता है मजबूत करने की कोशिश करता है और सहसाराम का जागीरदार क्या है बन जाता है। उसके बाद जो ये धीरे धीरे क्या करता है अपनी स्थिति को मजबूत करता है और उसके बाद क्या करता है ये कई युद्धों का क्या करता है सामना करता है, यानी जब इसे फील होता है कि इसकी स्थिति थोड़ी बहुत मजबूत हो गई है, ये थोड़ा एजुकेटेड हो गया है, तो दोबारा क्या करता है ये कई युद्धों का क्या करता है सामना करता है या लड़ता है। उसके बाद इसकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो अगर राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो क्या है सूरजगढ़ का युद्ध है। सूरजगढ़ का युद्ध क्या कब होता है 1533 में होता है बिहार में। तो ये किसके बीच शेरशाह और महमूद शाल यानी बंगाल का जो बंगाल के शासक थे और उसके प्लस लुहानियों की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था, यानी शेरशाह और किसके बीच शेरशाह के बीच महमूद शाल के बीच और कुछ लुहानियों की सेना के बीच, जिसमें जो शेरशाह था वो क्या होता है विजयी होता है। उसके बाद चौसा का युद्ध है, ये 1539 में लड़ा जाता है। इस युद्ध के बाद क्या है शेरशाह की उपाधि क्या है धारण करता है और अपने नाम के खुतबे पढ़ता है और सिक्के जारी करता है। देखिए जो खुतबे कौन शासक पढ़ता है, जो जिस शासक की जो स्थिति होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है उसके साम्राज्य में, और तो वो क्या है अपनी उपाधियों और अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए क्या है प्रजा के सामने अपनी क्या है अपने नाम के खुतबे पढ़वाता है। और सिक्कों की भी यही कहानी है, तो ये अपने नाम के क्या है सिक्के भी जारी करता है। उसके बाद बिलीग्राम के युद्ध की अगर हम बात करें तो ये 1540 में होता है बिलीग्राम का युद्ध। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने क्या है शेरशाह जो है वो भारत का क्या बन जाता है शासक बन जाता है। उसके बाद मालवा अभियान, मालवा एमपी में है, तो मालवा अभियान की अगर बात करें तो इसमें क्या है मालवा अभियान जो ये 1542 में करता है, इसमें कादिर शाह जो एक शासक होता है मालवा का उसे क्या करता है पराजित करता है। उसके बाद रायसेन भी एमपी में है 1543 में, रायसेन का जो शासक था पूरनमल उसको भी क्या करता है पराजित करता है। उसके बाद मारवाड़ का अभियान 1544 में करता है, यहाँ के शासक मालदेव को क्या करता है पराजित करता है। और ये जो मारवाड़ अभियान है ये राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में करता है ये। उसके बाद क्या है इसी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण दिल्ली के क्षेत्र को छोड़ दिया। इस कथन को राजपूत शासकों ने क्या है वीरता हेतु बोला था, मतलब इन्होंने क्या है वीरता के लिए क्या है अपनी वीरता को बताते हुए इसने क्या है बोला था। उसके बाद कलिंजर की अगर युद्ध की बात करें तो 1545 में लड़ जाता है। इसमें क्या है ये यहाँ के शासक कीरत सिंह को क्या करता है पराजित करता है, लेकिन ये जो युद्ध होता है वो सफल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो बारूद गोला था वो फट जाने के कारण क्या है जो शेरशाह की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है, यानी जो शेरशाह शासक था उसकी क्या हो जाती है। यहाँ जब ये कलिंजर का युद्ध करता है तो कीरत सिंह को पराजित तो करता है, लेकिन क्या होता है पूरे तरीके से यहाँ का कलिंजर का जो युद्ध है वो सफल नहीं रहता है। इसके बाद इसकी प्रशासनिक स्थिति की हम बात करेंगे तो प्रशासनिक स्थिति में इसकी सामान्य स्थिति और राजस्व वाली स्थिति की बात करेंगे। तो पहले हम सामान्य स्थिति में अगर देखिए कि सामान्य स्थिति कैसी थी, तो शेरशाह ने क्या है प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया था, यानी बिल्कुल एक तरीके से स्टॉप टाइप या बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही कर दिया था, जिस कारण उसे क्या है निरंकुश शासक कहा जाता था। किंतु क्या है शेरशाह लोक कल्याण से प्रेरित होकर कार्य करता था, यानी लोगों की भलाई के लिए कार्य करता था, इसीलिए उसे बौद्धिक निरंकुश शासक कहना क्या होगा उपयुक्त होगा।
यानी जो लोग हैं वो तो उसे क्या है निरंकुश शासक ही कहते हैं, लेकिन क्या है वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करता था, लोगों की भलाई के लिए क्या है वो निरंकुश था, इसीलिए उसे क्या है बौद्धिक निरंकुश शासक कहना क्या होगा, सही होगा। समानता के आधार पर वो क्या है शासन व्यवस्था क्या है स्थापित की थी उसने, यानी उसके साम्राज्य में समानता थी। उसके बाद प्रशासनिक क्षेत्र में क्या है उसने भ्रष्टाचार को क्या है समाप्त करने के लिए क्या है उसने निरीक्षकों की भी क्या है नियुक्ति की थी, यानी अपने उसके साम्राज्य में जो भ्रष्टाचार है वो क्या हो ना हो, और अगर है तो उसे क्या है समाप्त किया जाए, इसलिए उसने कुछ निरीक्षकों जो देख रेख करें उसकी क्या है उसने गुप्तचर व्यवस्था को भी इसने मजबूत किया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी के आधार पर सैन्य व्यवस्था का गठन किया, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जैसी उसकी शासन व्यवस्था थी उसने क्या है वैसी ही क्या है सैन्य व्यवस्था अपने कायम करने की कोशिश की। उसके बाद इसने पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया, इसके साम्राज्य में जो पुलिस व्यवस्था थी उसे क्या किया मजबूत किया। और सिकदारान प्रांत में क्या है इसने शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की। उसके बाद इसके अगर प्रशासनिक वर्गीकरण की हम बात करें तो साम्राज्य में राजा और बादशाह होता था, प्रांत में सरकारें होती थी जिसमें 47% होते थे और शासक होते थे। तो इसमें क्या है सिकदार होता था और मुंसिफ और मुंसिफान होता था। फिर परगना होता था, परगना में सिकदार, मुंसिफ, फौतदार और कारकून होते थे। उसके बाद फिर ग्राम होता था, ग्राम में मुकद्दम और पटवारी होते थे। जो पटवारी होते थे वो राजस्व व्यवस्था को देखते थे और जो मुकद्दम होते थे वो शांति व्यवस्था को देखते थे। तो ये मैंने ऑलरेडी चलिए कोई बात नहीं, इधर ये भी देख लेते हैं। मुंसिफ मुंसिफान जो होता था वो क्या राजस्व व्यवस्था की क्या करता था देखरेख करता था। सिकदार जो होता था वो शांति व्यवस्था कायम करने का कोशिश करता था। मुंसिफ जो होता था ये भी राजस्व देखता था। फौतदार खजांचो जो होता था वो आय व्यय क्या देखता था। और कारकून जो होता था वो दो क्षेत्र में होती थी, एक हिंदू होता था और एक मुस्लिम होता था। तो ये क्या है लेखा जोखा क्या है अधिकारी होते थे। उसके बाद हम राजस्व प्रशासन की बात करते हैं। तो राजस्व प्रशासन में पहले हम बात करेंगे भू राजस्व की, जो क्या है इसके आय का क्या होता था मुख्य स्रोत होता था। तो ये इसने क्या है भूमि की पैमाइश करवाई, यानी नाप करवाई भूमि की, और उत्पादन क्षमता का क्या लगाया इसने अनुमान लगवाया। और उत्पादन क्षमता के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता था, जैसे इसने अनुमान लगाया तो उत्पादन क्षमता के अनुसार ही क्या किया जाता था टैक्स लिया जाता था। उसके बाद इसने रई प्रणाली लागू किया और अनाज की क्या है अलग अलग किस्म की दर क्या कर दी इसने निर्धारित कर दी। और उसके बाद भू राजस्व वसूली के लिए भी क्या है ये कई तरीके अपनाता था, जैसे गल्ला बटाई, इसमें क्या है अनाज का बंटवारा कर देता था। उसके बाद नक्श और कनकूद, इसमें खेत बटाई का विस्तृत रूप हुआ करता था। गल्ला बटाई में खेत हुआ करते थे जो बटाई और बुआई के दौरान होते थे। लंक बटाई हुआ करता था, ये कटाई के दौरान, और बोझे के बंटवारा जो है वो डंठल सहित होता था, यानी जो बोझ का बंटवारा होता था उसका जो लास्ट पार्ट जो डंठल या कचरा टाइप रह जाता था उसके साथ होता था। उसके बाद एक रास बटाई होता था, ये कतराई के दौरान लिया जाता था, भूसी सहित लिया जाता था, यानी जितना जो कचरा वगैरह एक्स्ट्रा जो चीज़ें आती थी तो उसके साथ क्या है लिया जाता था ये टैक्स। उसके बाद नस्क और जो कनकूद है इसमें क्या है खेत में खड़ी फसल का क्या है अनुमान लगाकर क्या किया जाता था बंटवारा कर दिया जाता था राज्य और किसान के बीच में, कि जैसे कोई मान लीजिए ये खेत है तो इसमें क्या है फसल लगी है, तो इसमें कितनी फसल होगी तो क्या हुआ करता था आधे से क्या कर दिया जाता था उसका बंटवारा कर दिया जाता था कि इतना जो भाग है वो राजा का हो जाएगा, इतना भाग जो है वो किसान का हो जाएगा। तो ये क्या कर लिया करते थे, एक एज्यूम कर लिया करते थे कि इतना क्या है यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद जब्ती प्रणाली थी, तो ये क्या थी वैज्ञानिक प्रणाली थी। इसमें कैसे, इसमें क्या है 3 वर्ष से क्या है उत्पादन कई औसत का क्या है बंटवारा कर दिया जाता था राज्य और किसान के मध्य। क्या है इसमें मतलब औसत देखा जाता था कि 3 सालों में क्या है इतना हुआ है तो इतना क्या है होगा, तो इसने में क्या है वो क्या कर दिया जाता था उतना औसत निकाल कर क्या कर दिया जाता था शासक और उसके किसान के बीच में क्या है बंटवारा कर दिया जाता था। उसके बाद कुछ अन्य स्रोत देखते हैं, जैसे शासक जो था वो प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसानों से उसकी आय का 2.5% क्या है वसूलता था, यानी कि अब अगर कभी किसी साल क्या है कोई प्राकृतिक आपदा आन पड़ी तो क्या है शासक को देना पड़ेगा, किसको
अपने साम्राज्य के लोगों को, अपनी जनता को, किसानों को, तो वो उनसे उनकी आय का क्या है 2.5% लेता था। उसके बाद जरीबाना कर और मुहासिलाना कर है, ये क्या है भू सर्वेक्षण शुल्क लिया जाता था आय का 2.5%, और कर संग्रह शुल्क लिया जाता था आय का 5%। तो भू सर्वेक्षण शुल्क मतलब जो भूमि की जो पैमाइश वगैरह करवाई जाती थी तो उसके लिए क्या है 2.5% कर लिया जाता था, और लोगों की क्या है जो एक्स्ट्रा आय अगर होती थी तो उसका क्या है जो संग्रह लोग करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो उसका क्या है 5% लिया जाता था। उसके बाद व्यापार कर है, ये शेरशाह के पूर्व व्यापारियों से कई प्रकार के कर लिए जाते थे, लेकिन मतलब शेरशाह सूरी से पहले जब शेरशाह सूरी नहीं था तो उससे पहले जो शासक थे तो उनसे क्या है व्यापारियों से कई प्रकार के कर लिए जाते थे, लेकिन जो शेरशाह सूरी था उसने क्या है सिर्फ 2 ही प्रकार के कर लिए। पहला जो था चुंगी कर, और चुंगी कर, दूसरा जो था बिक्री के स्थान पर लिए जाने वाला कर। चुंगी कर क्या होता था, नगर की प्रवेश की सीमा पर, यानी नगर में अगर क्या है कोई प्रवेश करेगा तो उससे क्या है सीमा कर लिया जाता था। ये क्या है व्यापार पर नियंत्रण हेतु लिया जाता था, और इस पर क्या है मानक बाट का प्रयोग किया जाता था, और निर्धारित मूल्य का क्या किया जाता था प्रयोग किया जाता था। उसके बाद इसके कुछ कल्याणकारी कार्यों की बात करेंगे कि इसने कौन कौन से कल्याणकारी कार्य किए हैं। तो इसने सड़कों का निर्माण करवाया, मुख्य सड़कों में देखते हैं कि इसने कौन कौन सी सड़कों का निर्माण करवाया। तो सड़क ए आजम, जिसे आज के टाइम पे हम जीटी रोड बोलते हैं, ये बंगाल के सोनार गांव से लाहौर तक यानी पेशावर तक, बंगाल से यानी लाहौर तक इसने क्या है इस रोड का निर्माण करवाया था। उसके बाद आगरा से बुरहानपुर, और आगरा से चित्तौड़, और लाहौर से पेशावर होते हुए काबुल और कांधार तक। उसके बाद इसने क्या है सड़कों के दोनों किनारे क्या है सराय बनवाया था हर 4 मील पर, और दोनों किनारे क्या है इसने फलदार वृक्ष भी लगवाए थे ताकि लोगों को अगर भूख लगे तो वो खा सके उन वृक्षों को तोड़कर, फलों को तोड़कर, और क्या है छाया ले सकें। सड़कों के किनारे इसने कुएं भी खुदवाए थे, दान विभाग की इसने स्थापना की थी, और शिक्षा में क्या है उदारीकरण इसने लाया था। उसके बाद अगर हम इसके सिक्कों की बात करें तो 3 प्रकार के सिक्के थे। सोना था, जिसे सोने के सिक्के को अशरफ कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। और ये इनका जो वो होता था वज़न होता था वो चांदी के सिक्के का 178 से 180 ग्रेन के बीच में होता था, और तांबे का 380 ग्रेन के बीच होता था, और इनका अनुपात जो होता था वो 1:64 होता था। तो ये क्या थी, आज हमने मुग़ल डायनेस्टी में 3 शासकों को क्या कर लिया है डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट शासक के बारे में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और थैंक्स।